नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां इस वक्त पूरे प्रदेश में सभी राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी में जो पूर्व मंत्री रहे हैं भगवत सरन गंगवार जी और वरिष्ठ पत्रकार वसीम अख्तर साहब। आज हम उनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो कि चुनाव से जुड़ी हुई भी हैं और समाजवादी पार्टी से खास तौर पर जुड़ी हैं। जैसे कि जब पार्टी की गतिविधियां इस दौर में शुरू हुई हैं तो समाजवादी पार्टी को अचानक जो एक बड़े नेता हैं आजम खान, उनके बारे में अब कुछ खास गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ी है, जबकि वो लंबे समय से जेल के अंदर हैं। किन्हीं मामलों में तमाम ऐसे कुछ मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब समाजवादी पार्टी ने जो स्टेप लिए हैं वो क्या हैं और इससे पहले वो स्टेप पूरी तरीके से ना ले पाने की क्या कारण रहे हैं उनके? नहीं, जहां तक जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की बात है, आपने कहा कि अब तो पार्टी हमेशा उनके साथ थी और वो पार्टी के हमारे मुखिया हैं, आदरणीय नेताजी, आदरणीय आजम साहब और अखिलेश यादव जी। ये सब नेता हैं और सब बड़ी चिंता कर रहे थे शुरू से ही कि आजम साहब को कैसे क्या। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उलझा के रखा है और जुडिशरी का मामला बना दिया, तो इसमें अदालत ही एक कहना चाहिए कार्रवाई कर सकती है पक्ष या विपक्ष में। तो उसी का इंतजार था। माननीय अखिलेश जी रामपुर आए थे क्योंकि मुरादाबाद में हमारा एक कार्यक्रम था प्रशिक्षण शिविर, और उसके बाद में वो रामपुर आए, साइकिल यात्रा का यहाँ से शुरुआत की। और वो इसलिए शुरुआत की कि यूनिवर्सिटी बनाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इस हिंदुस्तान में मुझे जहाँ तक याद आता है तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी या तो मदन मोहन मालवीय साहब ने बनाई थी या उसके बाद में सर सैयद साहब ने बनाई थी, और तीसरा अगर व्यक्ति कोई हिंदुस्तान में तो मोहम्मद आजम खान साहब ने। तो काम के बारे में मेरा तो कहना यह है कि हमारी पार्टी हमेशा आजम साहब की पार्टी है और उनके साथ खड़ी है। आजम खान साहब की जो यूनिवर्सिटी का, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को बनाने की जो पूरी प्रोसेस रही है, उस प्रोसेस को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से वो मुद्दा भी जो यूनिवर्सिटी को लेकर ही ज़्यादा बड़ा है। तो वसीम साहब से हम जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी को बनाने की जो प्रोसेस रही है, क्योंकि आप रामपुर में लंबे समय तक रहे हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है, अपने पत्रकारिता की है और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को करीब से जानते रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आजम खान को टारगेट करने का सवाल है, जैसे यूनिवर्सिटी कोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी को बने हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका था। अगर हम पीछे लौटें तो करीब 15 साल आप मान सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बनने से लेकर और उसके शुरू होने तक, जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई तब तक कोई इशू नहीं था कि ज़मीन को लेकर आजम खान पर मुकदमे हुए हों। अचानक इन मुकदमों की बाढ़ तब आई है कि जब उन्होंने अपनी शहर विधानसभा छोड़ने के बाद वो पिछला लोकसभा का चुनाव लड़े और संसद में एक और दूसरा और फिर तीसरा भाषण हुआ उनका, और उसी भाषण के दौरान वो एक चूक कर बैठे कि उन्होंने जो स्पीकर थे उस समय की, उन पर एक टिप्पणी की, वो मुद्दा बना। और उस मुद्दा बनने के बाद अचानक जब जो लोकसभा की हम लोग कार्रवाई देख रहे थे, तमाम लोग, फिर उसमें अखिलेश जी इन्वॉल्व हुए और आजम खान ने उसको लेकर वहाँ अफसोस भी जताया कि हाँ, कहीं उनसे ये चूक हुई थी कि उन्होंने उनको के लिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। बात वहाँ लोकसभा में ख़त्म हुई तो फिर बात रामपुर में शुरू हो चुकी थी। अचानक उन पर मुकदमे हुए। बेटे के खिलाफ उनके तमाम शिकायतें उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब वो चुनाव जीत के आए थे स्वारटांडा विधानसभा से। एक मुद्दा वो भी था और उसी को लेकर उन पर एक मुकदमा हुआ उसके बाद वहाँ, जिसमें उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने 2 सर्टिफिकेट अपने बेटे के बनवाए थे। एक सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका से बना था और एक सर्टिफिकेट लखनऊ से जारी हुआ था, लखनऊ नगर निगम से, जिसमें आरोप ये था
कि उन्होंने अपने बेटे की उम्र बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे चुनाव लड़ाना था और वो चुनाव लड़ने के अहल नहीं हो रहा था, तब उन्होंने दूसरा सर्टिफिकेट बनवाया वहाँ से। इसको लेकर उन पर मुकदमा हुआ और इसी मुकदमे में उन्होंने सरेंडर किया था कोर्ट में। उससे पहले उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हुई, कुर्की हुई, मुनादी पिटवाई गई पूरे शहर में। और एक बड़े नेता के खिलाफ जब इस तरह की चीज़ें हुई तो उस वक्त समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले पाई थी। वो अपने बूते ही, मुझे जहाँ तक मैंने इसको पूरी ध्यान से देखा है कि वो अपने बूते लड़ते रहे वहाँ। जैसे समाजवादी पार्टी से जो ऊपर से आवाज़ें आनी थी, पार्टी के ऊपर से कितने बड़े नेता थे, उनके साथ उस तरह से पार्टी खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। और ये सब होता रहा और वो अब 10-12 महीने हो चुके हैं जो जेल में हैं। हाल ही में उनकी पत्नी बाहर आई है जमानत पर, लेकिन अभी बाप और उनका जो विधायक बेटा है, शॉर्ट-हैंडेड जो विधायक है, वो अभी जेल में ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल भी है ये मंत्री जी से, कि पूर्व मंत्री जी से, कि आखिर क्या वजह रही कि इसमें समाजवादी पार्टी लेट हुई, कि उसने क्यों उनको लेकर एक आंदोलन नहीं चलाया, या उनके खिलाफ जो आपको लगता था, जैसे अब अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, सब राजनीतिक द्वेष भावना से हुए हैं। तो क्या वजह रही कि उसमें पार्टी लेट हुई? आजम खान साहब ने जो काम किया है वो सभी जानते हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को खड़ा करना एक छोटा काम नहीं है। लेकिन ये बात जो अभी वसीम साहब ने कही कि ये शुरुआती दौर में जो जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद उनको पर्सनली उन चीज़ों से फाइट करना पड़ा, पार्टी को शामिल, या तो पार्टी शामिल नहीं हुई या पार्टी के साथ में वो उसका जुड़ाव कुछ बना नहीं। खैर, ये एक बात पहले भी आती रही है कि, और कई बार लोग कहते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, अगर मान लीजिए, ऐसा सवाल आता है कई बार कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या समाजवादी पार्टी के ही कोई और ऐसी वरिष्ठ जो कि अखिलेश यादव जी के परिवार से हो कोई, अगर वो इस तरह से कहीं जेल में होते तो क्या समाजवादी पार्टी इसी तरीके से रुख अपनाती कि किसी खास मौके पर वो अपना प्रदर्शन करती या खास मौके पर नहीं करती? ऐसा कुछ होता? नहीं, आप ये कह तो सकते हैं, और मेरा मानना है जो सही बात है, लोगों ने कहा भी इस बात के लिए कि पार्टी साथ खड़ी नहीं हुई। लेकिन वैसे व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो चाहे बरेली के जितने नेता हों, उत्तर प्रदेश के नेता हों, सभी मोहम्मद आजम साहब के साथ में खड़े थे। और हाँ, एक ये जरूर है, जिस पैमाने पर कहना चाहिए, काम करना चाहिए, वो नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें फंसाया गया था, सब लोग जानते हैं, और उसकी भी वजह थी फंसाने की। पश्चिम में सबसे ज्यादा मात देने वाले, यानी 6 सीटों में से 3 सीटें रामपुर की समाजवादी पार्टी, वो जीते, उनका बेटा जीता और नसीर साहब जीते। और जब फिर चुनाव हुआ खाली सीट पर तो उनकी पत्नी जीत गई। लोकसभा का खुद जीत गए। मुरादाबाद मंडल में संभल और मुरादाबाद और रामपुर की 3 सीटें और तीनों समाजवादी पार्टी को मिली। और जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया पूरे देश में है कि दहशत फैलाना, जैसे उनने मुस्लिम समाज के लिए तरह तरीके की बातें कह के दहशत फैलाई, उन्हीं में नेता मोहम्मद आजम साहब फिट होते हैं। अभी लोकसभा की चर्चा कर रहे थे वसीम साहब कि उनके 3 भाषण हुए। वो रामपुर या उत्तर प्रदेश के नेता नहीं, हिंदुस्तान के नेता हैं। और मुसलमानों के साथ में इन्हें व्यवहार ये करना था भारतीय जनता पार्टी को कि बड़े नेता को दबोच लो, इसलिए इन लोगों ने दबोचा। जहां तक पार्टी को करना चाहिए, मेरी भी समझ में स्पष्ट मेरी आदत बोलने की है, कहीं ना कहीं चूक रही है। और उस चूक की पूर्ति के रूप में मेरा तो मानना है कि अब शुरुआत है आंदोलन की, साइकिल यात्रा निकली है और भी बड़े कार्यक्रम आंदोलन होंगे। तो क्या इसको ये माना जाए कि जब इलेक्शन नजदीक आया तब ये मानने की बात नहीं है, ना आकर्षित करने, ना वो हम लोगों से कभी अलग थे, ना आज अलग है, पार्टी के साथ में है। और पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका सब लोग सम्मान करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं और कहीं किसी तरीके की कोई बात नहीं है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं बहुत बार प्रयास कर चुका हूं कोई उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन इस सरकार ने ऐसा रवैया बना रखा है कि अगर वो जेल में है तो कैदी के रूप में है, अभी अगर
तो उसके और उसके परिवार के लोग, उसके मिलने वाले लोग मिल सकते हैं, ये संवैधानिक बात है, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब सरकार गलत कर रही है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर जो उनके ऊपर कई और ऐसे आक्षेप जो रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, उसी हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि उसके चाहे उसके लिए जमीन मुहैया कराने को लेकर रहा हो या दूसरे और काम रहे। देखिए, जब यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी वहाँ, तब ये बात उठी थी उस वक्त कि कुछ लोग, हर जगह होते हैं ये, कि अगर यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए आप, बड़ा बाईपास का आंदोलन यहाँ देख लीजिए कि जब बड़ा बाईपास बन रहा था तो बहुत से लोगों ने जमीन देने से इनकार कर दिया था। वैसे ही वहाँ भी हुआ था कि जब यूनिवर्सिटी, आजम खान ने ये प्रस्तावित की कि हम सैदनगर का वो इलाका है, रामपुर में एक सैदनगर ब्लॉक है, उसी का एक इलाका है, उसके पीछे कोसी नदी भी आती है, वो चूंकि उन्हें लगा कि यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन बेहतर हो सकती है, कि जिस तरह से पढ़ने का माहौल है वो ऐसी जगह पे ज़्यादा अच्छा होता है, तो कुछ लोगों ने वहाँ ज़मीन देने से उनको इनकार किया। तो उस टाइम भी कुछ आवाज़ें इस तरह की थी कि लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं, उन्होंने पैसा अपना बहुत बढ़ा दिया है। आजम खान भी ये बात कहते थे कि एक मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन उस तरह का जिस तरह लोगों से सहयोग मिलना चाहिए था वो ज़मीन को लेकर नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये प्रशासन का ये कहना था, जब अब मुकदमे उन्होंने दर्ज किए, उस वक्त कोई मुकदमा उन पर दर्ज नहीं हुआ था। ये आरोप जरूर थे कि ज़मीनें ज़बरदस्ती ली जा रही हैं, लेकिन आजम खान का ये कहना था कि नहीं, हम उसका पैसा दे रहे हैं। लेकिन अब जब मुकदमे दर्ज हुए हैं और प्रशासन पर ये आरोप लगे कि प्रशासन ये ज़बरदस्ती मुकदमे दर्ज कर रहा है लोगों को भड़काकर, तो प्रशासन का उसमें खासतौर से डीएम जो वहाँ हैं, उनका ये, अब वो कमिश्नर हो गए हैं मुरादाबाद के, उनका ये कहना था कि मुकदमा हमने या पुलिस ने अपनी तरफ से कोई दर्ज नहीं किया है, मुकदमे उन्हीं लोगों ने दर्ज कराए हैं जिनकी ज़मीनें ली गई थी। और उसमें यहाँ तक आरोप थे कि वहीं एक थाना था, अगर कोई ज़मीन नहीं देता था तो उसको उस थाने में बंद करा दिया जाता था, और जब तक वो उस थाने में रहता था जब तक ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हो जाए। ये भी आरोप था कि रजिस्ट्री होती थी, जब वो तैयार हो जाया करता था तो रजिस्ट्री विभाग चलकर पूरा वहां जाता था थाने, और वहीं उसकी रजिस्ट्री होती थी। ये इस तरह के तमाम आरोप उन पे लगते रहे, और ये मुकदमे, अब देखिए मुकदमों का क्या रहता है, लेकिन मेन मुकदमा उनका वही था जो जिसमें वो सरेंडर हुए थे, वो बेटे के जो सर्टिफिकेट का लेकर। अब उसमें ये है कि जो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि उसके बाद तमाम चीज़ें बिगड़ती चली गई। 110 के आसपास उनके मुकदमे हैं टोटल, और जिसमें 102 या 80 के आसपास चार्जशीट हो चुकी है उन मामलों में, और हर हफ्ते एक नया मामला आ ही रहा है जिसमें उनको चार्जशीटेड किया जा रहा है। एक शायद बेटा उनका बचा हुआ था, जो बड़ा बेटा है जो बाहर है अभी, उसको भी किसी मामले में खोला गया उसका नाम। तो पूरा परिवार, ऐसा बहुत कम मामलों में देखने को मिला है कि किसी पॉलिटिकल आदमी के पूरे परिवार को इस तरह से घेर लिया जाए। ये तो कहीं हुआ है कि देखिए, चलिए ये हो सकता था कि आजम खान 2 सर्टिफिकेट के मामले में उन पर मुकदमा हो जाता, उनकी पत्नी पर हो जाता, लेकिन जिस तरह पूरे परिवार पर, जमीनों के मामले में भी, और भी बहुत से छोटे छोटे मामले हैं, भैंस चोरी का मामला है, किताबें चोरी का मामला है, बकरी चोरी का मामला है, वो तमाम ऐसे मामले हैं कि जिनको अगर आप उससे जरा सा सोचें साफ जहन से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं राजनीति हुई है इस मामले में। अच्छा, ये उमर साहब, वैसे तो ये सब लोग जान रहे हैं किस तरह से जो है एक राजनीतिक तरीके से जो है जो मुकदमेबाजी का जो खेल होता है, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में कुछ रहा होगा ऐसा, जो जिसका ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी है उसका ऐसा है। आरोप तो किसी पर लगाए जा सकते हैं, कोई सही बात हो उसे गलत कर दो, गलत बात को सही कर दो। ये सब बात आजम खान साहब की है। तो अगर आजम खान साहब का शुरू से देखा जाए तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उनमें बहुत सारी खूबियां। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहां वो उसके यूनियन के पदाधिकारी रहे, निकल के आए, मामूली घर के थे। मैंने तो उनके बारे में, मुझे जानकारी है कि उनके पिताजी टाइपिंग सेंटर चलाते थे। उन्हें अलीगढ़ पढ़ने भेजा, LLM कराया, लौट के आए, वकालत नहीं की, लोगों के दुख दर्द देख के कहना चाहिए समाज के गरीब लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी।
और वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं थे, वो नेता थे रक्षा चलाने वालों के, वो नेता थे मजदूरों के। कानपुर के बाद में अगर कहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट था तो वो रामपुर था दूसरा, और पूरे प्रदेश में नहीं था। तो रजा टेक्सटाइल मिल, रजा शुगर मिल, इनके कर्मचारियों के साथ में कहना चाहिए, उनके दुख दर्द देख के उनकी आवाज उठानी शुरू की थी। उस स्टेट में, रामपुर स्टेट में, जहां कोई विपक्षी बोल नहीं सकता नवाबों के सामने, लेकिन उनने उन दुखी लोगों के दर्द को सबको दिखाया और नेता बन गए। जमीनी नेता थे, उनकी ईमानदारी में कहीं कोई वो नहीं। उनका बंद होना केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो मुरादाबाद मंडल ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हर कोई जीत रहा है, लेकिन मुरादाबाद मंडल में 3 सीटें कैसे जीत गई लोकसभा की, रामपुर मंडल में आधे से ज्यादा सीटें कैसे आना चाहिए विधानसभा की जीत गई। ये एक विषय है, और इसीलिए दूसरे मुस्लिम समाज के प्रति सरकार के क्या रवैया है सब कोई जानते हैं। उसी में ये मुस्लिम नेता भी थे, ये मुस्लिम नेता ही नहीं, यानी उनकी भी आवाज उठाते थे। और इसीलिए होना कहना चाहिए कि हिंदुओं को खुश करने के लिए आजम खान साहब पे भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत कार्रवाई करके उन्हें 1 साल से बंद कर रखा है। और उन्हीं को नहीं, अभी वार्ता भी हुई, उनका बेटा बंद, उनकी पत्नी बंद, वो जमानत होके आ गई, लेकिन फिर से अभी वसीम साहब कह रहे थे बड़े बेटे को भी फांसी लिया किसी केस में, जो कि बहुत सीधा है। तो इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को लोकसभा में, मैं खुद तो नहीं था, लेकिन वहां के वीडियो देखे हैं, और एक नहीं अनेक नेता रोते देखे हैं। समाजवादी कभी रोता नहीं है, समाजवादी संघर्ष करता है, और तब तक संघर्ष करता है जब तक उसकी विजय नहीं हो जाती, और इतिहास गवाह है। देखिए, कहने वाले ये भी कहते हैं इस वाले मामले में, क्योंकि आपने बात रखी कि आजम खान ने जो बोया वही काटा है। जैसे वहां अगर आप रामपुर उठाकर देखिए तो वहां बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन पे, अगर उनकी पिछली वाली सरकार की हम बात करें तो लगातार मुकदमे होते थे, 151 में जेल जाते थे। कई नाम वहां ऐसे हैं कि वही लोग अब उनके खिलाफ वहां खड़े हो गए हैं। जैसे प्रशासन को भी वहां कुछ ऐसे लोग चाहिए थे कि जिन पे हाथ रखने के बाद वो आजम खान से लड़ाई लड़ सके, और उन्होंने ये काम बहुत बाखूबी किया है। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं कि आजम खान जमीनी नेता हैं, और उन्होंने एक ऐसे शहर से उठे वो जहां नवाबों का पूरी तरह से दबदबा था। नवाब ही नहीं, वो नवाब जिसके लिए कहते थे। जब आज़ाद हिंदुस्तान का पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढी जा रही थी। तो वहाँ जब नेहरू और कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे वो किसी तरह से मौलाना को संसद में लेके जाना चाहते थे, तो उसके लिए पहला नाम यही हुआ कि इन्हें रामपुर से लड़ने के लिए भेज दिया जाए। नवाबों ने कहा कि वहाँ उस वक्त आजम खान अपनी तकरीरों में भी कहते थे, अवाम नहीं कहते थे, वो रियाया कहते थे, ये रियाया है। तो उन्होंने, नवाबों ने कहा, और उन्होंने उनके मौलाना को जिताकर संसद में भेज दिया। उसके बाद मौलाना के बाद जो नवाब खानदान के दामाद थे राजा मेहंदी, वो वहां से चुनाव आकर लड़े, 3 या 4 बार वो भी चुनाव वहां से जीत के चले गए। उसके बाद नवाब खानदान के मिक्की मियाँ वहां से खड़े हुए, वो लगातार 5 चुनाव जीत गए। फिर उनकी बेगम चुनाव जीत गई, नूर बानो। तो ऐसे शहर में जहां नवाबों का इस तरह का दबदबा था, वहां किसी अवामी लीडर का उभरना बहुत मुश्किल काम था। मैं तो कभी कभी देखता था कि ये मुश्किल काम जो है ये आजम खान ने किया है। और वो जब बोला करते, देखिए मैं तो जहां तक समझता हूं कि वो जुबान जो उनके पास एक थी, जिसकी बदौलत वो राजनीति में उभरे, उन्होंने जब नवाबों की ईंट से ईंट बजानी शुरू की तो बहुत पसंद आया लोगों को उनका ये अंदाज बोलने का। जहाँ लोग डरा करते थे, जहाँ घबराया करते थे किसी के खिलाफ बोलते हुए, वहाँ कोई एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ कि जिसने नवाबों को हर वो बात कह दी कि जिस बात की कभी उम्मीद नहीं की जाती थी। और फिर वो, और उनके लीडर का एक ऐसा वो था, ऐसा क्रेज था कि उसी शहर में कि जहाँ आजम खान चुनाव जीते, 9 बार वो वहाँ से विधायक रहे। 77 में पहला चुनाव लड़ा था उन्होंने, उसके बाद से लगातार 9 बार विधायक रहे। बीच में एक बार ब्रेक हुआ था कि वो चुनाव हार गए थे।
उसके बाद वो राज्यसभा भी गए जब वो चुनाव हार गए तो, और अब वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो एक नेता तो थे वो, लेकिन उस दौरान कुछ चीजें जैसे होता है कि जब कोई नेता बहुत ऊपर चढ़ता है, और उनकी मकबूलियत का आलम वहाँ पे ये था कि अगर किसी से कोई उनका चाहने वाला है और कोई बुराई कर दे, तो वहाँ एक बंगला आजाद खां मोहल्ला है, वहाँ एक इब्बन अपना सैलून चलाते थे। उनके अगर कोई ये कह दे, आजम खां को कोई बुरा कह दे बैठकर कि अगर उन्होंने आधा शो बनाया है उसका, तो फिर वो आधा शो बना के उठा देंगे कि यहाँ आजम खां को बुरा कहने की इजाजत नहीं है। कितने लड़ते रहे, शो नहीं बनाते थे वो। मतलब इतना लोग, हाँ, इतने लोकप्रिय नेता थे कि वहाँ रिक्शा वाला, अगर रिक्शा वाले से आप कह दो आजम खां के बारे में, तो रिक्शा से उतार दिया करता था। लेकिन उसके बाद फिर उनने लोगों के साथ में मन से जुड़ के काम किया, लोगों की। अच्छा बिल्कुल साहब, आपसे जैसे आपने अभी जो बात कही कि राजनीतिक द्वेष भावना, वैसे तो तमाम ऐसी जो राजनीतिक तौर पे जो ऐसे कभी भी कोई ऐसी शक्तियां हुई हैं, तो कई नेताओं को आपने संसद में होते हुए देखा है, ऐसी शख्सियतें भी रही हैं। उनमें आपने नाम लिया कि अभी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। खैर, आपका जो कहना था कि राजनीतिक द्वेष भावना से जो ये काम किया गया है, तमाम तरीके से जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं आजम खान साहब पर, तो क्या इस राजनीतिक विद्वेष का जो जवाब है वो राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी ने एक राजनीतिक तौर पर इसके लिए क्या कदम उठाया? मतलब कोई संगठित कदम उठा पाई या नहीं उठा पाई, या इसमें वो सक्षम नहीं रही? नहीं, सक्षम क्यों नहीं है, सक्षम है। हम लोग राजनीतिक पार्टी, और हमारा तो मानना है भारतीय जनता पार्टी छल कपट और कूटनीति और दम की राजनीति करती है। हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परिवेश अलग है, हमारे रहन सहन और वो सब अलग है। लेकिन हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोग हैं, और निश्चित रूप से अगुवाई होगी और हो रही है, और इसका एक जनता में एक मैसेज जाएगा और लोग हमारे साथ फिर खड़े होंगे। अच्छा, आपने एक बात और कही कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वहां पर मुरादाबाद जो कमिश्नरी क्षेत्र की विधानसभाओं की कई सीटें या लोकसभा की कई सीटें जो हैं, क्योंकि जीती गई, इस वजह से एक खिसियाट कह सकते हैं, जो आपका शब्द इस रूप में आया बातचीत, तो आपने ये बात भी उसमें जोड़ी कि हिंदुओं को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। तो हिंदुओं की इसमें खुशी कैसे मिलेगी? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि खुशी मिलनी चाहिए आजम खां, अगर इतने लोकप्रिय, जैसा कि उसी भाई ने बताया? आनंद साहब सब जानते हैं जी, आप भी जानते हैं, यानी कोई ऐसा है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से क्या कर रही है। हम तो कहते हैं कि जैसे मुस्लिम्स को अपने शब्दों में, अपने तौर तरीकों में अपमानित करना, चाहे बात 3 तलाक की हो, चाहे कोई हो, जबकि एक लंबे समय से व्यवस्था चली आ रही है और मान्यता भी दी गई कि शरीयत के हिसाब से सब कुछ होगा, लेकिन इन्होंने व्यवस्थाएं बदलने का काम किया केवल अपमानित करने के लिए कि हम देखो क्या कर रहे हैं, मुस्लिम से प्रति एक नफरत का माहौल पैदा करना। और इसी वजह से चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हिंदू इनके पक्ष में खड़ा हो गया। 20% मुस्लिम तो 80% हिंदू है, और इन्हें अपनी सरकारें बनानी। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, अब इनकी साजिशें, इनकी चालें सब जनता के सामने है। ये क्या कर रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि धार्मिक रूप से लोगों को अलग अलग करना, जुदा करना, और अपने पक्ष में हिंदुओं को लेना और दूसरे को परेशान करना। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, हालांकि आशीष में बात कर रहे हैं कि जैसे रोड मैप क्या होगा, समाजवादी पार्टी साइकिल चला करके उनको रिहा करा लेगी, जैसे उनका मेन मकसद ये, जैसे उनकी बीवी भी वहां से छूट कर आई है जेल से, तो उनका मेन मोटिव ये है कि हमें हमदर्दियां नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए कि उनके शौहर बाहर आ सकें। तो समाजवादी पार्टी करेगी क्या इस मामले को लेकर? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी में है, एक उत्तर प्रदेश के बड़े वकील, देश के बड़े वकील उनके उसमें लगे, पार्टी, वो भी पार्टी की है। अब ये जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी को धरने और आंदोलन से प्रभावित नहीं किया जा सकता कि वो धरने आंदोलनों से प्रभावित करते उन्हें निकाल लें।
ये तो अदालत की कार्रवाई से ही होगा। पार्टी उनके साथ है और पार्टी की तरफ से राजनीतिक बड़े वकील लगे हुए हैं। नहीं, जैसे फिर साइकिल रैली का क्या मतलब हो? नहीं, वो तो ये कैसा है, साइकिल रैली तो जो युवा है, नौजवान है, ये तो चलती रहती है। ये बात अलग है, मुरादाबाद आए थे, मुरादाबाद से शुरुआत होगी साइकिल रैली का। अच्छा जी, एक बात इसमें ये भी आई कि जैसे अखिलेश जी वहां गए थे तो ये सवाल उठा कि डीएम को लाया इसी वजह से गया था रामपुर में कि वो आजम खान को टारगेट करे। सब जानते हैं। लेकिन ऐसा ही समाजवादी पार्टी के टाइम में भी हुआ ना कि वो अपने मन से डीएम लेके आते थे और उस तरह से दूसरे लोगों पर कार्रवाइयां होती थी। नहीं, अंतर है वसीम साहब। जो मैं आपकी इस बात से, क्योंकि आप बड़े मीडिया की, कहना चाहिए पत्रकारों की गिनती होती है आपकी, इसमें एक अंतर है। क्या रामपुर वही था जो आजम खान साहब से पहले था? वो डीएम को इसलिए अच्छा लाते थे, काम करने वाले डीएम को, जो अपनी सोच से रामपुर को चमकाने का काम करे। देखिए, एक मैं एग्जांपल दूं अपनी बात को कि जब मायावती ने कुंडा में राजा भैया के खिलाफ अभियान शुरू किया तो वहां मोहम्मद मुस्तफा डीएम होते थे। उन्होंने उनके पूरे सर्च कराई, महल की, तालाब की सर्च कराई, जिसमें ये कहा जाता था कि वहां लोगों को फेंक दिया जाता था मगरमच्छों के सामने। और जब सरकार बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो तमाम विरोधों के बावजूद आजम खान उन्हीं मोहम्मद मुस्तफा को रामपुर का डीएम बनाकर ले आए थे। तो क्या था ये? नहीं साहब, देखो, मैं भी राजनीति हूं। ये एक राजनीति में कहना चाहिए आदमी की काम करने की जो क्षमता होती है। जैसे अभी आप ही के उससे सुना था, वैसे मुझे भी जमीनों के बहुत सारे मामले रामपुर के इसके यूनिवर्सिटी की जानकारी में है, क्योंकि मैं माननीय आजम खान साहब को बहुत सम्मान करता हूँ। अब वो मुझसे मैं तो ये कहूंगा कि मुझे भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो ये सब बातें होती थी, यूनिवर्सिटी की जमीन की भी बातें होती। जैसे उन पे रेवेन्यू के कई केस लगाए गए। जब जमीनें ले ली यूनिवर्सिटी ने, खरीद ली, तो अब चक्रोट है। चक्रोट कहां जाएगा? कौन निकलेगा उस चक्रोट पे? जो रास्ता है, इधर की भी जमीन यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो जब चक्की नहीं है, चक्की जगह बन गई यूनिवर्सिटी, तो चक्रोट की जो रास्ता है वो भी तो यूनिवर्सिटी का ही कैंपस में आएगा, लेकिन मुकदमे चले। ये बड़ी विचारणीय बात है। उन्हें, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एक कद्दावर नेता, हिंदुस्तान के बड़े नेता, मुस्लिम नेता जो बिरादरी से मुस्लिम है, उसे परेशान करना था। पूरे देश को ये दिखाना था, देखो हमने तुम्हारे लिए, हिंदुओं के लिए खास तौर से, कि हमने मोहम्मद आजम खान साहब को बंद कर दिया है। इन्हें वाहवाही मिले पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी। ये आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो इलेक्शन है ये भी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही होना है? नहीं, ये तो प्रयास कर रहे हैं। ये तो चाहे कोई भी सरकार ले लें आप, मैं आज की नहीं, अगर 1990 से पहले आप चले जाएं, जब मंडल कमीशन का जोर था तो ये कमंडल लेके आए। वो बात अलग है कि उस समय उत्तर प्रदेश की जहां तक बात की जाए तो नेताजी बहुत सूझबूझ के थे और काशीराम जी दोनों एक हुए। यानी मंडल कमीशन कमंडल ने फेल कर दिया और कमंडल को नेताजी की और काशीराम जी की राजनीति ने फेल कर दिया और सरकार बना ली उत्तर प्रदेश में। अच्छा, क्या जैसे ये है कि परिवर्तन होता है कुछ, ये तो आप कह रहे हैं कि आजम खान पर राजनीतिक द्वेष भावना के तहत जुल्म हुए हैं, तो क्या परिवर्तन होता है तो इनका हिसाब होगा? देखिए साहब, ऐसा मैंने अभी एक बात कही थी, मैं भी लंबा समय हो गया राजनीति में, तो राजनीतिक बातों को की ध्यान भी रखता हूं, देखता भी हूं। मैंने बड़े बड़े नेता सदन में रोते देखे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी रोती नहीं, संघर्ष करती है। क्या मेरे साथ तो नहीं हुए इस तरीके के नहीं कर पाए, लेकिन मुकदमे मेरे खिलाफ भी बहुत लिखे गए बासपा की सरकार में। मैंने कभी आज तक किसी को चाटा नहीं मारा और बासपा मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ नहीं लिखाया। मेरा तो मानना है जो समाजवादी पार्टी का तरीका है उस संघर्ष की राजनीति करती, बदले की राजनीति नहीं करती। ये तो भूल जाएगी। नहीं, भूलता तो कोई किसी बात को नहीं है, क्यों भूल जाएंगे? भूल तो जिंदगी में बात आज की नहीं है, कभी कोई भूला ही नहीं अगर किसी के साथ में अन्याय हुआ है। हाँ, ये है
कि इनने जो परंपराएं डाली हैं भुगतना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अच्छा, भरपाई की भी ऐसी कोई वो नहीं दिख रही है कि भरपाई के लिए समाजवादी देखो पार्टी की साहब, तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा हो ऐसा? कोई बनाने की चीज हो तो बना सकते हो। मोहम्मद आजम साहब को बनाया नहीं जा सकता। वो एक हम तो जी कहेंगे वो गॉड गिफ्ट है हम लोगों के लिए, और अच्छे आदमी हैं, जमीर वाले हैं, कद्दावर नेता हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, कभी उंगली नहीं उठाई किसी लोग को। अच्छा गंगवार साहब, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी कड़वी सी है, वो ये कि आजम खान साहब को लेके जो पहले भी बात हुई, एक बात ये भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है ये बात कि शायद समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता और हैं जो कि अभी जेल में नहीं है, वो इस वजह से भी उनके लिए कोई राजनीतिक तौर पर कोई ढाल या राजनीतिक तौर पर उनके लिए कोई संघर्ष करने में इसलिए पीछे हटते रहे हैं या हटे हुए हैं क्योंकि वो डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो तरीका है उससे, कि कहीं उनके पीछे सीबीआई, कहीं कोई ईडी, कहीं कोई इसी तरह की कोई एजेंसी ना लगा दी जाए। आनंद साहब, आप सही बात कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना रखा है कि लोग डरे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग डरते नहीं, लोग काम भी खराब नहीं करते तो डरेंगे कहाँ। एक बात देखें, अभी आप मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका पूरा वो दिखाया गया, कहीं भी अखिलेश जी ने हाथ उठाना, गाली देना या कोई किस तरीके की कोई बात ही नहीं है, उनके खिलाफ भी एफआईआर लिख दी है। तो ये राजनीति कहाँ ले जाता है इस बारे में। लेकिन आशीष जी देखिए, एक बात शायद हम इस बहस को यहाँ पे खत्म करेंगे कि एक बात है कि आजम खान को लेकर ये बात बहुत सीना ठोक कर कहते हैं लोग, उन्हें जानने वाले, कि वो इतनी शिद्दत के साथ किसी से मोहब्बत नहीं करते जितनी शिद्दत के साथ वो अगर कोई उनके साथ कुछ करे तो उसका बदला ले, कि आजम खान भी फिर छोड़ने वाले नहीं है, ये तय माना जाए इस पूरी लड़ाई में। ये सच है कि उन्होंने न छोड़ा है किसी को। अगर आप देखिए उनके शहर से, मैंने पहले ही बताया कि इतने मुकदमे हुए लोगों पर कि वो 151 में 15-15 दिन 20-20 दिन जेल में रह के आते थे, फिर छूटते थे, फिर उन पर कोई ना कोई मुकदमा इस तरह का हो जाया करता था। तो ये दुश्मनी तो देखिए सियासी दुश्मनी है, ये बहुत आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गंगवार साहब, वसीम साहब। तो जैसा कि आपने सुना कि आजम खां की रिहाई का जो मसला है कैसे राजनीतिक तौर पर डील किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी अब इसको चुनाव में किस तरीके से आगे ले जा पाती है। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार जी और वसीम अख्तर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बातचीत भी आपने सुनी और आगे भी अभी हम इस तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। तब तक के लिए दर्शकों से अलविदा।